नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्याय के आस चैनल में फिर से स्वागत है। और आज हम आपके सामने जो समस्या लेकर आए हैं वो अभी जो न्यूज़ में प्रचलित है 2-3 दिन से कि 2 महिलाओं की मौत हो गई है दहेज हत्या के कारण। और दहेज हत्या क्या होता है, दहेज हत्या किस तरीके से साबित कर सकते हैं और हम कैसे बचाव कर सकते हैं दहेज हत्या में, तो इसके बारे में हम वकील साहब से जानकारी लेंगे। और जिसकी जानकारी के लिए आपको एंड तक वीडियो देखनी होगी और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो जिससे हमें नई नई वीडियोस लाने का मोटिवेशन आप लोगों से मिलता रहे। और ये समस्या जो अभी पिछले हफ्ते भर से चल रही है न्यूज़ चैनल्स में कि 2 महिलाओं ने आत्महत्या कर ली, या हत्या के पीछे उनका क्या कारण रहा और दहेज हत्या के लिए कैसे उनको अबेट किया गया, या उनकी वाकई में ही मतलब बहुत ही बुरी तरीके से मौत कर दी गई है, हत्या कर दी गई है। और हत्या करने के बाद जो अपराधी हैं उनके जो हस्बैंड हैं वो फरार हैं। इस बारे में हम वकील साहब से जानकारी लेंगे और आपको इसी के बारे में नई जानकारी देंगे जिससे आप उसका फ़ायदा उठा सकें और कोई महिला इस दहेज हत्या का शिकार ना हो। नमस्कार वकील साहब, बताइए आप हमें इस बारे में कि मतलब दहेज हत्या क्या होती है और किस तरीके से इसका महिलाएं जो है शिकार होती है, बताइए। देखो, दहेज हत्या जो बीएनएस में सेक्शन 80 और आईपीसी में 304 बी में डिफाइन है। दहेज हत्या कोई भी ऐसी विवाहित महिला जिसकी 7 वर्ष की अवधि में शादी से अप्राकृतिक मौत हो जाए और यह आरोप हो कि उसकी मौत दहेज की मांग को लेकर की गई क्रूरता के कारण हुई है, तो ये उपधारणा कर ली जाती है, प्रजम्पशन है लॉ में कि ये दहेज हत्या है। तो क्या हुआ कि 7 साल शादी को ना हुए हों, औरत की अप्राकृतिक मौत हो जाए और ये आरोप लगा दिया जाए कि दहेज मांगा जाता था, दहेज मांगने की वजह से उस विवाहित महिला को परेशान किया जाता था और उस परेशानी के कारण या तो महिला ने आत्महत्या कर ली या उसकी हत्या कर दी गई। तो दोनों ही कैटेगरी, चाहे वो आत्महत्या करे या उसकी हत्या हो जाए, चूंकि अप्राकृतिक मौत वहाँ पे वर्ड लिखा है, अननेचुरल डेथ लिखा है, तो अननेचुरल डेथ अगर हो जाएगी तो उसको दहेज हत्या में आ जाएगा। अच्छा, मतलब कि डिमांड को उसमें साबित करना जरूरी है। बिल्कुल। अगर क्रूअल्टी, डाउरी की डिमांड की वजह से क्रूअल्टी की जा रही है और उस क्रूअल्टी की वजह से उसने सुसाइड कर लिया है या उसकी हत्या कर दी गई है, तो वो दहेज हत्या में आएगा। ठीक बात है। जैसे अब इसमें बताया गया कि एक नोएडा का मामला है जिसमें फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड हो रही थी और दहेज और कुछ कैश की डिमांड हो रही थी और महिला की शादी को मुश्किल से 3 साल भी नहीं हुए थे। हाँ, नहीं देखिए, तो अभी जो चर्चित मामलों की आप बात कर रहे हैं, वो 2 मामले हाल फिलहाल हैं। और एक तो ट्विशा शर्मा जो भोपाल में जिनकी शादी हुई, नोएडा की रहने वाली थी और उनकी शादी दिसंबर 2025 में हुई और मई 2026 में उनकी हत्या या आत्महत्या, ये तो अभी साबित होगा, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। 5-6 महीने में उनकी अननेचुरल डेथ हो गई। और देखिए, ये डेथ क्या है, अब मैं ये दहेज हत्याएं या महिलाओं की आत्महत्याएं दहेज की मांग को लेके या किसी अन्य वजह से ये हो रही हैं और हर तबके में हो रही हैं। जहाँ ट्विशा शर्मा की बात करते हैं, एक अच्छी खासी फैमिली से हैं, उनके भाई मेजर हर्षित शर्मा भारतीय सेना में मेजर हैं और उनकी शादी समर्थ सिंह से हुई। उनके हस्बैंड का नाम एक वकील है और उनकी फैमिली से ही है। हाँ, उनकी समर सिंह की जो माँ है वो रिटायर्ड सेशन जज हैं रही और अभी उपभोक्ता फोरम की चेयरपर्सन है वो वहाँ पे। तो ऐसे मामले में भी हुई, कुल 5 महीने या 6 महीने शादी को हुए, 5 महीने 6 महीने में एक लड़की की मौत बहुत दुखद है, चाहे उसने आत्महत्या की हो या उसकी हत्या की गई हो। अब आरोप हत्या के हैं, आत्महत्या के, लेकिन दोनों ही स्थितियों में, हत्या हो या आत्महत्या हो, दोनों ही परिस्थितियों में दहेज हत्या का मामला बनता है। और एक वकील को खास तौर से, जो समर सिंह वकील है, उनके यहाँ ऐसा हो रहा है, बहुत दुखद है, कानून के जानकार आदमी के यहाँ ऐसा हो रहा है। दूसरा, अभी वो एक लड़की नागर है नोएडा की, और जलपुरा एक गांव है, वहाँ पे
बाकी उसके 18 महीने हुए केवल शादी को। अच्छा, 18 महीने। कुल 18 महीने की शादी में उस लड़की की हत्या या आत्महत्या, क्योंकि वो कह नहीं सकते क्या हुआ है, वहाँ भी ऐसे ही हुआ। और फॉर्च्यूनर कार की डिमांड को लेके आरोप लगाए गए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके चोटें भी पाई गई। तो ये सब दहेज हत्या के मामले हैं, और दहेज हत्या के मामले में कानून बहुत सख्त है, क्योंकि यहाँ पर प्रिजम्पशन है, उपधारणाएं हैं, और प्रिजम्पशन में ये मान लिया जाता है कि ऐसा हुआ ही है, और यहाँ एक्यूज जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, उन्हें ये साबित करना होता है कि जो उपधारणा है वो गलत है, रिबटल करना होता है उनका, और रिबटल करते हैं तभी बच पाते हैं, अन्यथा इन मुकदमों से बचने की गुंजाइशें कम होती हैं। तो कैसे, मतलब किस सर्कमस्टांसिस से ये साबित किया जा सकता है कि ये दहेज हत्या है, या मतलब कोई और कारण रहा हो फैमिली में? जैसे बहुत सारे छोटे मोटे मामले घर के कलह के चलते रहते हैं। देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक डाउरी डेथ, जो जैसा मैंने बताया कि दहेज की मांग को लेके क्रूअल्टी की जाए, और उस दहेज की मांग की क्रूअल्टी के लिए परेशान होकर वो आत्महत्या कर ले, वो दहेज हत्या है। लेकिन अगर जैसे आपने बताया घर में और विवाद हो जाते हैं, पति पत्नी के दुनिया जहान के विवाद हैं आजकल, या हीट ऑफ द मोमेंट में कोई एक्शन इस तरह, हाँ वही विवाद में ही होगा, विवाद ही होगा। कोई भी विवाद हुआ, मान लिया हस्बैंड का अफेयर है, मान लिया आजकल तो मैंने पढ़ा कई बार एक न्यूज़पेपर में एक खबर आई कि सुबह पत्नी को जगाने की कोशिश की, पति ने सुबह जल्दी उठ जा, उसी बात पे झगड़ा हो गया और पति ने खुद सुसाइड कर लिया। तो कुछ भी वजह हो सकती हैं, बहुत सारी वजह हैं, लेकिन वो दहेज की मांग को लेकर अगर क्रूअल्टी नहीं है और क्रूअल्टी दहेज की मांग के अलावा है, तो वहाँ पर फिर अबैटमेंट टू सुसाइड का प्रिजम्पशन है। वहाँ ये है कि उस महिला ने को आत्महत्या के लिए उकसाया गया, और आत्महत्या के उकसाने के लिए उस पर उपधारणा है। तो दो चीज़ों का मिक्सअप नहीं हो सकता। दहेज हत्या के लिए दहेज की मांग को लेके क्रूअल्टी की गई, उसके लिए उस वजह से उसने आत्महत्या की, हत्या की गई। और दूसरा, अगर किसी अन्य वजह से, किसी और वजह से उसी 7 साल के पीरियड में, 7 साल का पीरियड होना चाहिए, 7 साल के पीरियड में अगर महिला ने आत्महत्या कर ली है, और तो वहाँ पर वो फिर जिसको 306 IPC कहते हैं, आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा इन लॉज के ऊपर जिनके खिलाफ FIR होगी बनेगा, उपधारणा है वहाँ पर भी। मतलब 7 साल के बाद, 7 साल के अंदर अच्छा, 7 साल के अंदर अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वो आत्महत्या कर लेती है, तो आत्महत्या के उकसाने का मुकदमा बनता है। चलिए ठीक है। तो मतलब इसको साबित करने के लिए क्या क्या एविडेंस है कलेक्ट करनी होगी एक पीड़ित? देखिए, किसी पीड़ित पक्ष को एक तो जब वो FIR लिखाई जाए तो FIR जल्दी से जल्दी हो, उसमें डिले ना हो, एक बात। दूसरा, पोस्टमार्टम में अगर कोई चोटें आई हैं और चोटें आई हैं शरीर के पार्ट पे, कहीं भी एब्रेजन्स हैं, कंट्यूजन्स हैं और लेसिलेटेड वुंड्स हैं, जो भी चोटें हैं पोस्टमार्टम में, तो वो एक सपोर्टिंग एविडेंस है कि उस महिला को उसकी मौत से पहले मारपीट की गई। और अगर ये साबित होता है पोस्टमार्टम से कि इट्स ए केस ऑफ हैंगिंग, कि लटक के मौत हुई है, होती है कि जो मौत हुई है वो लटक कर दम घटने से हुई है, तो ऐसे मामलों में फिर आगे एविडेंस चलती है डाउरी की डिमांड। डाउरी की डिमांड तो हर एक में ही खैर आपको प्रूव करनी है कि डाउरी की डिमांड थी, और स्पेसिफिक कोई वेग एलिगेशन नहीं लगाने हैं। कि वेग एलिगेशन मतलब कहा कि ये लोग दहेज मांगते थे, मांगते रहे, हम इनकी डिमांड पूरी करते रहे, इस तरह के आरोप अगर लगाए गए तो उसको वेग एलिगेशन कहते हैं, और वेग एलिगेशन कोर्ट नहीं मानता है। वेग एलिगेशन मतलब झूठे एलिगेशन, ऐसा माना जाता है। उसके लिए स्पेसिफिक डेट होंगी, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स होंगे, वो आपको बताने पड़ेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो एक इसका चीज़ है इस मामले को साबित करने के लिए, वो है कि मौत से पहले उस मृतका को दहेज की मांग के लिए उसके साथ क्रूरता की गई, उसे प्रताड़ित किया गया। ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, और इस एलिमेंट को प्रूव करना हर केस में जरूरी है, क्योंकि प्रिजम्पशन तब आएगा जब ये दो चीज, एक चीज प्रूव करोगे कि डाउरी की डिमांड थी, डाउरी की डिमांड की वजह से उसका क्रूअल्टी की गई, और सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू द क्रूअल्टी, उसके साथ क्रूअल्टी की गई सून बिफोर हर डेथ। जब ये आप साबित करोगे तो उसके बाद फिर शुरू होगा प्रिजम्पशन,
और अगर यही साबित नहीं है तो प्रजम्पशन नहीं होगा। अब सून बिफोर हर डेथ यानी कि मौत से तुरंत पहले, अब वर्ड तो ये आ गया आईपीसी की जब डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। लेकिन सून बिफोर हर डेथ को कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स में, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग माना है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हो या फॉर्मूला तय नहीं कर दिया है कि सून का मतलब 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 2 दिन पहले। अगर मतलब कंटिन्यूटी में जो चलती है, मान लिया किसी लड़की को 3 दिन से परेशान किया जा रहा है, डाउरी के लिए परेशान किया जा रहा है, और वो इतनी मानसिक रूप से परेशान हो गई कि उस परेशानी की वजह से उसने आत्महत्या कर ली, तो वो भी सून बिफोर हर डेथ की डेफिनेशन में आएगा। लेकिन अगर कोई कहे कि इसको सब 6 महीने पहले हम गए थे और 8 महीने पहले इसको साथ या हमें इसमें लड़की को परेशान किया, उसने हमें बताया और उसके बाद हम लोग बात करते रहे, तो वो सून बिफोर हर डेथ की डेफिनेशन में नहीं आएगा। और वहाँ पर 304B के पनिशमेंट के लिए उनको पनिश कराना थोड़ा मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी है, और मैं आशा करूंगी कि आप लोग हमारी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं और जानकारी लें कानून की, और अपने अधिकारों की जानकारी लें, जिससे आप इसका मतलब अपने अधिकारों की जानकारी लेकर कानून से मदद ले सकें। और ठीक है, अब आगे हम नए टॉपिक को लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें अपने अपने लाइक्स एंड सब्सक्राइब से। तब तक के लिए नमस्कार।